बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कास्ट अकाउंटिंग का लेसन 7 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे ज़िक्र किया था कि हम नेक्स्ट मटेरियल स्टार्ट करने लगे हैं, तो आज हम मटेरियल की थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके जो मेथड ऑफ कास्ट अकाउंटिंग जो होते हैं उसको भी इन्वेंट्री के जो मेथड्स हैं उनको भी आगे पढ़ेंगे। और आप ज़रा गौर से लेक्चर लीजिएगा, क्योंकि एंड पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस मटेरियल होगा। अगर आपने ध्यान से लेक्चर ले लिया तो आई होप कि आप वो एंड वाला जो सेशन है वो पहले लेक्चर लेने के बाद ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ किया थोड़ी तवज्जो नहीं दे पाते तो दोबारा से फिर आपको लेक्चर लेना पड़ेगा उन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो इसलिए अटेंटिव होकर ये लेक्चर लें ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर लें, और नेक्स्ट जो है आने वाले लेक्चर में हम नए टॉपिक पे नए तरीके से उसको लेके चलेंगे। मटेरियल मीन्स द इन्वेंट्री दैट इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड आउटपुट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर ऑफिस यूज़ एंड पैकेजिंग। तो मटेरियल की ये डेफिनेशन है कि जो एज ए इनपुट यूज़ होता है, जिसको हम फर्दर कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स या सर्विसेज में बदलते हैं। मटेरियल में तो गुड्स ही होंगी, सर्विसेज के लिहाज से तो ये मतलब वो मटेरियल यूज़ हो सकता है जो आप टूल एंड किट वगैरह बनाएं तो उसको फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होगा वो गुड्स बनाने के लिए, वो गुड्स ही हम बेचेंगे तो उससे जो है बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट करेगा। मटेरियल की जो हैं वो कैटेगरीज कौन सी हैं? मटेरियल और सप्लाईज़। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है छोटा मोटा जो मटेरियल यूज़ और होता है। तो इनको फर्दर जब कैटेगराइज करें तो वो डायरेक्ट मटेरियल जिसको प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी पहचान कर सकें, और अगर वही मटेरियल थोड़ी क्वांटिटी में हो किसी प्रोडक्ट में और उसको अलग से पहचानना या अलग करना मुमकिन ना हो तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। सप्लाईज़ की बात करें तो एक ऑफिस सप्लाईज़ होती है, एक शिपिंग सप्लाईज़ होती हैं। मतलब जो पैकेज वगैरह पैकिंग करने के लिए या उसको जो एक जगह से दूसरी जगह से कैरी करने के लिए आप मटेरियल बिजनेस यूज़ करता है उसको शिपिंग सप्लाई कहेंगे। इनकी भी अलग अलग से देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो है, कास्ट आर दोज कास्ट ऑफ मटेरियल दैट आर ट्रेसेबल, यानी कि जिनको आप ट्रेस कर सकते हैं इन फुल इन कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं उसमें उस मटेरियल की पहचान जब कर सकते हैं तो उसको ट्रेसेबल कहते हैं। जो ट्रेसेबल है उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट ऑफ वुडन एंड प्रोडक्शन ऑफ टेबल। जब आप टेबल बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, नज़र आ रही होती है कि ये टेबल लकड़ी का बना है, तो लकड़ी जो इस्तेमाल हुई होगी वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। इसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री सप्लाईज इज़ द कास्ट दैट इज़ इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फुल इन द कास्ट यूनिट। जो कास्ट यूनिट है जिस पे आप कास्ट एलोकेट करेंगे उसमें आप जो है मटेरियल जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको फाइंड करना चाहें या ट्रेस करना चाहें तो आप सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल या फैक्ट्री सप्लाईज कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिशिंग मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर। जब फर्नीचर बनता है तो उसको जो पॉलिश पे मटेरियल यूज़ होगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। इसके बाद आता है ऑफिस सप्लाईज। दिस इज़ द कास्ट ऑफ दोज आइटम्स गुड्स विच आर यूज्ड इन द ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आइटम्स। तो जो आप ऑफिस में स्टेशनरी के आइटम वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो जो जनरल पर्पज़ होती हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको आप ऑफिस सप्लाई कहेंगे जो ऑफिस में नॉर्मल रूटीन वर्क में यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद है शिपिंग सप्लाईज। दिस इज़ द कास्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट को पैक करके सेल करने के लिए जो आप मटेरियल परचेज करते हैं उसको आप शिपिंग सप्लाईज कहेंगे। अच्छा जी, एक ये जो कास्ट एलोकेशन में जो इन्वेंट्री को हम कास्ट एलोकेट करते हैं
पीरियड वाइज। ये याद रख लें कि जो परचेज़ करते हैं हम मटेरियल, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन ही उसी ही पीरियड में इस्तेमाल हो जाए। फ़र्ज़ किया आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 साल का है, और 1 साल में जितना आप मटेरियल परचेज़ करेंगे और लाएंगे बिज़नेस में, ज़रूरी नहीं है उससे जितनी चीज़ें वो सारे का सारा उसी साल में इस्तेमाल हो जाए कन्वर्जन के बाद फिनिश प्रोडक्ट में। और ये भी मुमकिन नहीं जितनी आपकी वो चीज़ें उससे बने वो सारी की सारी सेल हो जाएं। तो इसलिए जो मटेरियल आप परचेज़ करते हैं उसकी अलग से पहचान करना, और जितना उसमें से इस्तेमाल हुआ उसकी अलग से पहचान करना, और जितना उनसे चीज़ें बनी वो अलग से पहचान करना, और उन बनी हुई चीज़ों में से जितनी सेल हुई उनको अलग से पहचान करना, ताकि जो आप कास्ट एलोकेट करेंगे उस पीरियड को, उसी कास्ट को एलोकेट करें जितना वो मटेरियल यूज़ हुआ और जितनी उससे चीज़ें बन के बिकी। ये नहीं है कि जो चीज़ें बन के आपकी ऑफिस में ही पड़ी हैं आप उसकी कास्ट जो है उस अकाउंटिंग पीरियड को चार्ज कर दें, तो फिर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी वो ट्रू नहीं होगी, उसमें एम्बिगिटी होगी। तो ये है इनफैक्ट जो है एक्रूवल कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट में चीज़। ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाइज परचेज्ड इज़ नॉट चार्ज टू द प्रोडक्शन, ओनली दैट मच cost is charged which matches the revenue earned in the period. This concept of accounting is known as accrual concept. Following the accrual concept will leave a stock of unused, unconsumed supplies and unsold finished in the stores or warehouse. तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके बैक पे क्या है, हमने एक्रूअल बेस ऑफ जो है कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना होता है। इसके बाद होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज़ एन एसेट दैट इज़ हेल्ड, यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपके पास ऑफिस में पड़ा है, सारी चीज़ें नहीं बल्कि जो चीज़ें आप जिनको प्रोड्यूस करके सेल करते हैं उसके एंसिलरी, यानी कि मटेरियल में उसमें होगा वर्क इन प्रोसेस होगा और फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री इज़ एन एसेट दैट इज़ हेल्ड एज मटेरियल एंड सप्लाइज, और इसके अलावा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज सेमी फिनिश गुड्स जिसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और एज ए फिनिश गुड्स। ये 3 फॉर्म में आपके पास इन्वेंट्री हो सकती है। अच्छा, इन्वेंट्री जो है उसको जो उसकी कास्ट के हिसाब से मेंटेन करने का जो सिस्टम है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितनी सेल्स हुई, कितना आपके पास जो है स्टॉक रिसीव कितना हुआ, इशू कितना हुआ, और आपके पास एंड में पड़ा कितना है। तो ये जो बिज़नेस का जो बिज़नेस के अंदर ये प्रोसेस होता है मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, इसके अकाउंटिंग के मेथड आगे 2 हैं। कास्ट अकाउंटिंग के हिसाब से अभी बात कर रहा हूँ कि आपके पास जितना मटेरियल वगैरह यूज़ हो रहा है उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। यानी कि एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको भी आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि ये दोनों हैं क्या। पहला है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि बाद में सिर्फ रीडिंग करते जाएं और आप अंडरस्टैंड करते जाएं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है कि आपने जब एक फ़र्ज़ किया महीना स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि आपके पास कोई चीज़ कितनी पड़ी है। फ़र्ज़ किया कोई भी चीज़ की क्वांटिटी आपके पास 10 पड़ी थी, और उससे अगले दिन कुछ रिसीट हो गई 20 की क्वांटिटी, फिर आपके पास 30 हो गई। उससे अगले दिन 10 इशू हो गई, फिर आपके पास 20 रह गई। फिर आने वाले 10 दिन में 20 रिसीव कर ली, फिर 40 हो गई। फिर उसमें से 30 इशू कर दी, फिर 10 बच गई। फिर आपने 50 रिसीव कर ली, 60 हो गई। अब उसमें से 30 इशू कर दी, 30 बच गई। अब उसमें से मज़ीद अगले दिन जो है 30 में 40 रिसीव हो गई, 70 हो गई। अब उसमें से 10 इशू कर दी, 60 रह गई। तो ये जो है ऑन डेली बेसिस जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, फ़र्ज़ कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, जो ही रिसीट हुई उसको मेंटेन कर लिया, अपडेट कर लिया रिकॉर्ड को, और जो ही आपने कोई उसमें से इशू किया उसको फिर माइनस करने के बाद फिर अपडेट कर लिया। तो ये जो है जो ही कोई इन्वेंट्री में चेंज आएगी उसको डे बाय डे आप जो है रिसीट होने पे, इशू होने पे उसको अपडेट करते हैं। इसको कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ अपडेशन। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, और जो पीरियोडिक है उसको इसको पढ़ने के बाद करते हैं। अंडर दिस सिस्टम ए कंप्लीट
एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम इज़ मेंटेन। ठीक है जी, जितनी मूवमेंट होती है उसको मेंटेन किया जाता है। परपेचुअल रिकॉर्ड्स आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मंथली। जो है परपेचुअल सिस्टम कहाँ पे, मंथली हो, क्वार्टरली हो, अदर फिनेंशियल स्टेटमेंट हो, तो उसमें बड़ा हेल्प देता है और आप जल्दी से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड यूज इज़ नॉर्मली ए स्टोर लेजर, ये स्टोर लेजर कार्ड पे आप मेंटेन कर रहे हो, तो स्पेसिफाइंग क्वांटिटी वाइज रिसीट्स इशू एंड बैलेंस टुगेदर विद वैल्यू इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, डेट जो पहले आएगी वो पहले, उसके बाद दूसरे आने वाली डेट वाइज। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अपडेशन है, इट प्रोटेक्ट्स मटेरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस। आपको पता होता है कि आपके पास कितना है, आप फ़ौरन से देख सकते हैं कि आपका कहीं लॉस तो नहीं हुआ। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉलेज, वेस्ट और स्पॉलेज इससे कम हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल्स कैन बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व। आप एक चीज़ का लेवल मेंटेन रख सकते हैं कि जब इस लेवल पे पहुंचेगी नई परचेजिंग कर लेनी है, तो ये भी इसमें सिस्टम जो है हेल्प करता है। इट सर्व्स एज मोरल चेक, ये जो है जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको मोरली पता होता है कि ये चीज़ें काउंटेड हैं, तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है आप मूव आगे पीछे नहीं कर सकते, मिस यूज़ उसका नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर पे है इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। फिर जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कौन सा आइटम कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप डे बाई डे उसके अपडेशन कर रहे होते हैं। जो ही किसी का लेवल पहुंचता है तो आपने उसका ऑर्डर देना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी लेवल पे है, कितनी वो स्पीडली एग्जॉस्ट होती है, कितनी स्पीडली जो है वो उसको मंगवाना पड़ता है। छठे नंबर पे इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट जो फिज़िकल काउंटिंग, जो बार बार चीज़ें फ़िज़िकल काउंट करने से भी ये बचाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उनकी जो है काउंटिंग तादाद मौजूद है। इसकी जो है नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको मेंटेन करना। एक जो है प्रॉपर एक बंदा होना चाहिए जो आपका बैठ के उसको मेंटेन कर रहा हो या डेली बेसिस पे टाइम देता हो, तो वो जो टाइम देगा काम करेगा उसको पे भी करना पड़ेगा, तो लिहाजा ये इट इज़ कॉस्टली, ये महंगा पड़ता है। कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड, इसमें थोड़ी सी टिपिकल कलेक्शन होती हैं। सफिशेंट टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, इसको मेंटेन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज बंदे के पास, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और फिज़िकल सिस्टम, यानी कि आप जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन ना करें, तो जब आपको ज़रूरत पड़े इशू करने की या रिसीट करने की, या आपने कोई स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें आपने बैलेंस शो करना है, तो फिर आप दोबारा से काउंट करें। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप जाके देखें कि कितना स्टॉक पड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर डे बाई डे मेंटेन नहीं करना पड़ता, बल्कि एक किसी भी पीरियड में किसी भी टाइम जाके आप देखेंगे, उसको काउंट करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे कि इस कास्ट पे इतना मटेरियल हमारा एंडिंग में है, तो इसको कहते हैं पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। Under this system, the value of inventory is determined at the end of the year through a physical count of inventory in the store warehouse। ठीक है जी, warehouse inventory जो है उसमें आप जाके फिजिकली आप द फाइनेंशियल ईयर में जब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को शो करना होता है, तो आप जाके काउंट करवा के उसको रिपोर्ट करते हैं। इट डज नॉट मेंटेन कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम। ठीक है, इसकी प्रॉपर जो है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ आइटम नहीं रिकॉर्ड की जाती। इसके एडवांटेज हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, सस्ता भी है, इट इज़ वेरी चीप, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए होती, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। इसमें टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, जाके कोई भी काउंट करके उसको बता सकता है, नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। इसके नुकसानात भी कुछ हैं, वो क्या क्या हैं। इससे जो है जो प्रोडक्ट के जो मटेरियल वगैरह उसके लॉस के चांसेस रहते हैं। इट डज नॉट प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस। नो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉलेज, इसमें वेस्टेज और स्पॉलेज के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स कैन नॉट बी फिक्स्ड, आप ये भी नहीं मेंटेन कर सकते कि इतना इन्वेंट्री लेवल पे पहुंचेगा हम ऑर्डर कर देंगे, और जो ही वो लेवल पे पहुंचे और आप ऑर्डर कर दें, ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा इट डज़ नॉट हेल्प इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। जो आप समझ लें कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के एडवांटेज हैं वही इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो उधर फ़ायदे हो रहे थे इधर जाके नुकसान हो रहे हैं। इट डज़ नॉट हेल्प इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग, यानी कि स्लो मूविंग आइटम का पता नहीं चलता। नो हेल्प इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग,
तो इसमें हेल्प भी नहीं होती क्योंकि आपको बार बार फिज़िकली चीज़ें काउंट करना पड़ती हैं। लिहाजा जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उसको भी काउंट करने के डे बाय डे अपडेट करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। उनको ज़रा देखें तो सबसे पहला है फाइफो मेथड, दूसरा है लाइफो मेथड और तीसरा है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी, और इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सिंपल मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट दे दूं ताकि आप जो है थ्योरी में कंफ्यूज ना हो। थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले बात सिंपल सी है, फाइफो मेथड वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप लाइन बना के बैंक में जाके खड़े हो जाएं तो जो पहले आएगा उसको ही पहले डील किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो गोडाउन होता है, जो बिज़नेस का वेयर हाउस होता है, अगर उसमें चीज़ें प्रिजर्व की जाएं और वो चीज़ें जो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बल्कि ख़राब होने के चांस नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, तरतीब से आप जैसे रखते जाते हैं, जो पहले आता है उसी को पहले निकालते हैं एक तरतीब से। मतलब फ़र्ज़ किया आप मुख्तलिफ जो है लॉट्स आपके पास परचेज़ करके आई, जो पहले पड़ी थी उसी में से आप इशू करेंगे। और ये ना हो कि सामान ऑब्सोलीट हो जाए या फिर उसको जो है उसकी जो पहले वाला पुराना पड़ा है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए जो है उसको आप पहले इशू करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट मैंने कहा था कि वो जो ख़राब होने के चांस है वो ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले पड़ी है जो वही चीज़ पहले बेचेंगे। जैसे आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फ्रूट वाला जो है शॉपकीपर, उसने एक मेंटेन किया होता है कि जो चीज़ें पहले लेके आता है वो पहले सेल करता है। फ़र्ज़ किया अगर उसके पास कोई चीज़ बच जाए तो अगले दिन जब फ्रेश चीज़ लेके आएगा तो कोशिश करेगा जो कल वाली चीज़ है वो बिक जाए, क्योंकि ख़राब होने के चांस ज़्यादा होंगे। लिहाजा जो फाइफो मेथड है वो वहीं पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे चीज़ कोई पेरिशेबल हो। दिस मेथड assumes that goods firstly received in the stores of or produced firstly are the first ones to be delivered to the requisitioning डिपार्टमेंट, कि जो आपने पहले चीज़ लेके रखी है उसको जब रिक्वेस्ट आए, रिक्वेजिशन आए, आप उसी को पहले इशू करें। फॉर एग्जांपल ए बेकरी प्रोडक्ट 200 loaves of bread on 1st January at the cost of ₹1 each and 200 more on 2nd and ₹1.25 each. FIFO states that if the bakery sold 100 loaves on 3rd, the cost of consumption is ₹1 per loaf recorded on the income statement because that was the cost of each of the first loaves inventory। यानी कि जो आप पहली सेल करेंगे उसकी जो कास्ट होगी, आप उसी जिस कास्ट पे आपने परचेज़ किया था वही कास्ट अप्लाई करके उसकी कास्ट कैलकुलेट करेंगे। द 100 at ₹1 and 200 at ₹1.25 loaves would be allocated to ending inventory appears on the balance sheet। इसके फीचर्स क्या हैं? FIFO gives us a better indication of the value of ending inventory on the balance sheet। हमें इससे अच्छा कंसेप्ट होता है कि एंडिंग इन्वेंट्री में आपने बैलेंस कैसे शो करना है। इसके अलावा इट आल्सो इंक्रीजेज नेट इनकम बिकॉज इन्वेंट्री दैट माइट बी several years old is used to value the cost of goods sold। ठीक है, इसमें बात ये कह रहा है कि आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइफो मेथड पे आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाते हैं तो कास्ट आपने जब डालनी है किसी चीज़ की, तो जो पहले चीज़ आपने परचेज़ की थी तो उस वक्त चीज़ सस्ती होती है, तो इसलिए जो है जब कास्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो जो चीज़ बाद में परचेज़ करेंगे वो महंगी होगी, और जब महंगी आप चीज़ को जो है वो सेल करेंगे उसकी कास्ट बढ़ी हुई होगी। जब कास्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कास्ट और प्रॉफिट के जो है अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी कि कास्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, कास्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसका क्या फ़ायदा है, इन फीचर क्या है? इंक्रीजिंग नेट इनकम साउंड गुड बट do remember that it also has the potential to increase the amount of taxes that a company must pay। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ये भी माइंड में रखना है आपने।
इसके बाद जो एडवांटेजेस के क्या हैं, इट इज़ द मेथड दैट मोस्ट पीपल फील लॉजिकली एज करेक्ट सिंस इट अज्यूम्स दैट द स्टॉक इशूज़ आर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। सो ये ज़्यादातर लोग आसानी से समझ भी जाते हैं, लॉजिक भी समझ आने वाला है। दूसरे नंबर पे इशू प्राइसेस आर बेस्ड ऑन दी प्राइसेस एक्चुअली पेड फॉर द स्टॉक। तो आप जो कास्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपने एक्चुअली जो कास्ट पे की थी उसी पे आप काउंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इट इज़ एन एक्सेप्टेबल मेथड फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी ये रिकमेंडेड मेथड है। दूसरे नंबर पे इसके नुकसान क्या हैं? FIFO complicates stock records as issue have to be analyzed by delivery। ये फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि फ़र्स्ट लॉट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी। तो जिसने वो चीज़ें प्लेस करवाई थी उसका होना मौजूद ज़रूरी है ताकि वो उनको डिटर्मिन कर सके और उनकी जो है तरतीब से रखने में फिर स्पेस भी होती है। फिर आखिर जो पहले आया होता है सामान उसको एक्सेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ तक पहुँचना अगर बल्क में चीज़ें आई हुई हैं। अगर लास्ट एंड फर्स्ट आउट हो तो जो सामने पड़ा है उसको उठा के दे दो तो वो चल जाता है। सेकंड पे जो इसका डिसएडवांटेज है, इश्यूज़ फ्रॉम स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस पेड। दिस कुड इन्फ्लुएंस कास्टिंग ऑफ वर्क डन एंड मे अल्टीमेटली अफेक्ट द रेवेन्यू। इसके बाद आता है जी लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो FIFO का उल्टा है, यानी कि आप चीज़ें 3-4 लॉट्स आपने परचेज़ की, अगर पहली लॉट जो आई थी उसको इशू करेंगे तो वो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर फ़र्ज़ किया लाट नंबर 1 2 3 4 5 आपके पास आई पड़ी हैं और डिमांड आ जाती है एक लाट की, तो आप क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट में आई है यानी कि लाट नंबर 5 उसमें से चीज़ें उठा के दे दें, तो ये कहते हैं लाइफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया पहले आउट हो गया। दिस मेथड अज्यूम्स दैट ये इतना आपने जब FIFO अंडरस्टैंड कर लिया तो लाइफो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसको क्विकली थ्रू आउट कर लेते हैं। दिस मेथड अज्यूम्स दैट द गुड्स रिसीव्ड मोस्ट रिसेंटली इन द स्टोर्स और प्रोड्यूस्ड रिसेंटली आर द फर्स्ट वंस टू बी डिलीवर्ड टू द requisitioning department. The older inventory therefore is left over at the end of the accounting period for the for the 200 loaves sold on 3rd January. The same bakery would assign rupees 1.25 जो बाद में उसने रिसीव की थी जिस प्राइस पे पर loaf to cost of consumption, while the remaining 200 rupees 1 and 100 at rupees 1.25 loaves would be used to calculate the value of inventory at the end of the period। अभी आपको ये अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, आगे चल के हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। सिर्फ आप कंसेप्ट अगर पिक कर जाएँ तो इतना काफ़ी है इस पर। इसके फीचर्स क्या हैं? LIFO इज़ not a good indicator of ending inventory value because the leftover inventory might be extremely old and perhaps obsolete भी हो सकती है, तो आप उसको इन्वेंट्री में शो करेंगे तो ये भी एक डेंजरस चीज़ बन जाती है किसी टाइम बिजनेस के लिए। दूसरा इसका फीचर है LIFO results in valuation that is much lower than today's prices. LIFO results in lower net income because cost of goods sold is higher। क्योंकि आप जो बाद में आने वाली चीज़ें हैं उनको पहले निकाल रहे हैं तो इसलिए जो बाद में चीज़ें आती हैं वो महंगी होती हैं, क्योंकि मार्केट में आपको पता है हर चीज़ की प्राइस बढ़ती रहती है। जब आपकी कास्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो वो प्रॉफिट के फिगर जो हैं आपके ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। इसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि न तेरा न मेरा दरमियान का वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि आप उसको जितनी चीज़ रिसीव होती है उस पर जो एवरेज करते जाएं, एंड पे एवरेज में ही आप उसको इशू करते जाएं। तो ये भी जो है दोनों के दरमियान में रह जाता है। अगर कोई नहीं जाता LIFO की तरफ और वो FIFO की तरफ भी नहीं जाना चाहता तो वो क्या करे, वेटेड एवरेज वाला मेथड अप्लाई कर सकता है। दिस मेथड recalculates the average cost of inventory held each time a new delivery is received। जब भी कोई डिलीवरी आएगी तो उसको एवरेज किया जाएगा। Issues are then recorded at this average method। जो एवरेज प्राइस बनेगी उस पर आपने इशू करना होगा। It takes the weighted average of all units available for
सेल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, द फार्मूला टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज आर इज़ फॉलोइंग। टोटल कास्ट कितनी थी, टोटल यूनिट्स कितने थे, ये वेटेड कास्ट आ जाएगी पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करके आप एंडिंग इन्वेंट्री शो कर सकते हैं। इसमें वेटेड एवरेज कास्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cost of consumption and ending inventory. In our bakery example, the weighted average cost of the inventory would be rupees 1.125 पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट ये की गई, 200 जो पहले यूनिट्स आपने परचेज़ किए थे वो ₹1 पे थे और बाकी जो 200 परचेज़ किए थे 1.25 से थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने पे 400 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.125। इसके फीचर क्या हैं, weighted average cost produces results that fall somewhere between FIFO and LIFO। अच्छा जी, ये आ गया एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें ज़रा, इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसी पे आप जो है फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद जो है क्लियर कर लेना। ये जी है पीरियोडिक इन्वेंट्री हमारे पास है। पीरियोडिक सिस्टम के ज़रिए, पीरियोडिक आपको पता है कि किसी एंड पीरियड पे आप जब जाके किसी भी करते हैं तो डेट थी 1 जनवरी को, यूनिट्स जो हैं 100 रिसीव किए गए, इसका रेट था ₹10 और टोटल इसकी कास्ट इतनी बनी। 5 जनवरी को 100 इतने, रेट उसका था 11 और इतने की रिसीव हुई। 10 जनवरी को 150 यूनिट्स 12 के रेट थे और इसकी ये। ड्यूरिंग द पीरियड 300 यूनिट्स वर सोल्ड। अब इस पीरियड में 300 यूनिट्स सेल हुए हैं। ये सारी हमारी रिसीट्स थी, परचेज थी। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट कास्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द कास्टिंग मेथड्स। कास्टिंग मेथड्स जो थे उनमें आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें जी 300 यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो आपने कास्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, एज़ पर FIFO 50 at 12 इज इक्वल टू 600, एज़ पर LIFO 50 at 10 500, एज़ पर वेटेड एवरेज मेथड इतने। अच्छा सिंपल, आपने पता क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये मैं सोच रहा कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपने डिटरमिन करनी है। देखें सेल्स तो होगी, आपके पास टोटल कितने थे, 100 और 100 350 हो गए टोटल। 350 में से जब आपके 300 इशू हो जाएंगे, बाकी कितने बच जाएंगे, 50। उन 50 की कितनी कितनी जो एंड पे आपके बचेगा वो क्या क्या होगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो FIFO मेथड से वो 50 क्योंकि आपने पहले वाले पहले इशू कर देने हैं और एंड वाले बच जाएंगे। तो एंड वाली आपकी क्या प्राइस थी, ₹12 से आपने परचेज़ किया, तो लिहाजा 50 वाले जो यूनिट्स थे वो 12 के हिसाब से 600 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। अब जब LIFO आप मेथड अप्लाई करेंगे, LIFO में आपको पता है जो पहले होती है वो उसको पहले इशू कर देते, तो लिहाजा 12 वाले भी इशू हो जाएंगे, 11 वाले भी बच जाएंगे आपके पास। ₹10 के जो आपने परचेज़ किए थे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके 500 की इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग अंडर LIFO मेथड। जब वेटेड कर रहे हैं, एवरेज कर रहे होंगे, तो आप जब इस मेथड को भी आगे चल के हम करेंगे तो ये आपकी बनेगा जो है जो आखिरी यूनिट्स 50 बचेंगे उसकी एवरेज कास्ट बनेगी 10.57, उसको मल्टीप्लाई करने से तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू बनेगी 529 बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल M। मटेरियल M है, कॉस्टिंग इसकी जो थी ₹8 पर यूनिट वर इन स्टोर ऑन जनवरी 1, यानी कि 100 यूनिट से और उनकी कास्ट थी ₹8 पर यूनिट, और ये जनवरी की 1 को 2006 में पड़े हुए थे। फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड इशूज ड्यूरिंग दी जनवरी। तो जनवरी में ये कुछ इशू और रिसीट्स हुई। देखें जनवरी 1, 5, 8, 15, 25, 31 इसमें एक रिसीव हुई, फिर इशू, फिर रिसीव इशू। तो ये इनके रेट भी दिए गए साथ साथ में। तो इनको हमने कैसे करना है, प्रिपेयर
मटेरियल लेजर एंड लेजर कास्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइफो मेथड, और इसके अलावा जो है लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी, और इन तीनों मेथड से आपने इनकी कैलकुलेशंस करनी है, तो कोई नहीं है मुश्किल, आप सिंपल जो है ये आपने टेबल बनाना है सबसे पहले मटेरियल लेजर का अंडर फाइफो मेथड। सबसे पहले फाइफो मेथड आपने, जब आपको पता है ओपनिंग आपकी पीरियड स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 100 यूनिट्स थे और उनका रेट था 8 रुपीज़, और टोटल आपके पास अमाउंट उसकी बन गई 800। तो आपने सिंपल ये है कि जब ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी होगी उसको आपने सिंपल डेट लिखनी होती है, और एंड पे जाके जो बैलेंस वाला मेथड है, ये 3 कॉलम बना लेने, रिसीट का, इशू का और बैलेंस शीट का। बाकी ये यूनिट है, यूनिट रेट है, अमाउंट है, ये इधर भी यूनिट है, यूनिट का कास्ट है, अमाउंट है, यूनिट है, यूनिट की कास्ट है, अमाउंट है, ये तीनों हेडिंग सेम उसी तरीके से ही रहेंगी। तो 1 जनवरी को आपने क्या सिंपल डेट लिखी और ये बैलेंस शो कर दिया कि 100 यूनिट्स एट रुपीज़ 800 के हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी। अच्छा, उसके बाद 1 जनवरी को मज़ीद आपके पास कुछ यूनिट्स रिसीव हुए, वो थे 100 यूनिट्स और उनका रेट था 8.50 और उसकी अमाउंट बनती थी 850। तो अब आपने जाके एंड पे क्या करना है, जो पहले वाली ये इन्वेंट्री थी इसको आपने ये शो कर दिया, और ये जो बाद में आपने परचेज़ की थी इसको आपने ये शो कर दिया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अब जनवरी 5 को फिर आपने इशू करना है, तो आप क्या करें, हम याद रखें फाइफो मेथड अप्लाई करें। अब यहाँ पे आपने इशू करना है 100, आप इशू करें। तो आप जब फाइफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले आपके पास इन दो में से पहले कौन सा था, ये वाला, ये तो इन्वेंट्री थी, देखें ये हमारे दो हैं, ये पहले वाली को आप इशू करेंगे तो इसका रेट भी देख लें, और देखें तो ये आपने सबसे पहले इशू में क्या किया, 100 यूनिट्स एट 800 के, ये जो आपकी ये इन्वेंट्री थी यहाँ पे आपने इशू में डाल दिया। तो अब जो है आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो एंड वाले बच जाएंगे आपके पास, यानी कि ये दो एंट्रियाँ थी, ये तो आपने इशू कर दी, और ये जो सेकंड वाली है ये आपने यहाँ पे शो कर दी, आपके पास बैलेंस बच गया 100 एट 8.50 850 का। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जनवरी की 8 तारीख को आपके पास 200 यूनिट्स रिसीव हुए 8.85 के हिसाब से 1700। तो अब आपके पास पहले जो पड़ा हुआ था ये वाली एंट्री ये इधर चली गई, और ये जो आई नई परचेजेज आई इसको आपने यहाँ पे शो कर दिया सिंपल। और इसके बाद जनवरी 15 की आप एंट्री देखें, आपने क्या करना है, जनवरी 15 को फिर 100 यूनिट्स रिसीव हुए और उनका रेट था 9.25, और ये टोटल अमाउंट बन गई थी 925। और ये देखें कि 100 यूनिट्स ये वाली एंट्री आ गई, और ये 200 जो हैं ये वाले उसी तरीके से दोनों को लिख दिया। अब तीसरी ये जो रिसीव हुई है आपने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी 100 एट 9.25 925 के। तो अब आपके पास स्टॉक में ये 3 पड़े हुए हैं, पहले ये था, दूसरा बाद में, तीसरा ये एंड वाला। तो अब आपने क्या करना है, जनवरी की 25 पे आ जाएं। अब यहाँ पे इशू हुआ है टोटल 220 इशू हैं। तो देखें आपके पास पहले स्टॉक में कितना था 100, तो लिहाजा 220 या 320 या जितना भी है, सबसे पहले आपने वो 100 जो इशू किया 8.50 वाला, तो ये आपके आ गया। दूसरे आपने मज़ीद कितने इशू करने थे, 220 इशू करने के लिए 100 तो कर दिया, बाकी 120 बच गए। तो वो 120 इस रेट में से आप अप्लाई इशू कर देंगे, यानी कि 200 में से 120 इधर इशू किए जिसका रेट था 8.5, तो ये टोटल ये कास्ट बन गई थी। अब आपके पास कितना स्टॉक बच गया, ये 200 में से 120 आपने इशू कर दिए तो 80 बच गए, और ये 100 उसी तरह का ही पड़ा होगा। तो दोनों का रेट देख लें, ये लास्ट वाले का रेट था 8.5 और आखिरी वाले का 9.25 था, तो आपने उसी तरीके से शो कर दिया। अब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, ये 80 और 100 की। अच्छा, फिर आगे एक और डिमांड आ जाती है जो है जनवरी की 31 को कि 80 मज़ीद इशू करने हैं। तो 80 जब आपने इशू करने हैं तो ये सबसे पहले जो टॉप पे पड़े हुए हैं इनको इशू कर दें 8.85 वाले, और ये 708 वाली। तो आपके पास एंड में सिर्फ इन्वेंट्री ये बच जाएगी
100 यूनिट एट द रेट ऑफ 9.25, तो ये आपके पास 100 एट द रेट ऑफ 9.25 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल इश्यूज़ आपने इतने यूनिट्स किए और उनकी टोटल कॉस्ट इतनी इश्यूज़ की थी। और आप ये देखना चाहें कि आपने रिसीट्स कितनी की उस जो पूरे पीरियड में, तो आप ये भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, ये देखें जी, आप सिंपल क्या करें जी, रिसीव वाला कॉलम देख लें, 100, 200, 100 और अमाउंट देख लें 850, 1770, 925 आपने परचेज़ की। तो आपको एंड पे पूरी समरी बता देता है कि उस महीने में आपने रिसीट्स कितनी की, उसमें यूनिट्स इशू कितने किए, अमाउंट कितनी रिसीव की थी और इशू की कितनी अमाउंट थी, और क्लोजिंग स्टॉक में आप एंड पे जाकर देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो सिंपल ये लॉजिक है, ये होता है FIFO मेथड। इसके बाद आता है LIFO मेथड। LIFO मेथड में आपने क्या करना है, उसके उल्टा जाना है, मतलब जो लास्ट में आएगी उसको पहले इशू करना है। इसी पे लॉजिक पे आपने लेके इसको चलना है। इसको ज़रा देख लेते हैं, देखें क्विकली ज़रा करना है इसको। आप जो जनवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री थी सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने लिखा, उसके बाद रिसीव हुई तो आपने दोनों को लिख दिया, आपके पास 2 इन्वेंट्री आ गई। अब आपने इशू करना है तो बजाय इसके कि आप ऊपर वाली को इशू करें, आपने नीचे वाली से इशू करना है, यानी कि आप ये वाली इशू करेंगे, दूसरी वाली इन्वेंट्री। ये तो 2 आपके पास पड़ी ना ऊपर ये इन्वेंट्री में, जो फर्स्ट वाली है इसको रहने दें, नीचे वाली से आप इशू करेंगे 8.50 वाली। तो आपके पास जो है स्टॉक में क्या बच जाएगा, ये इशू करने के बाद ये जो 100 एट रेट ऑफ 8 है, तो ये आपके पास ये शो कर दिया आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में। उसके बाद नेक्स्ट डेट में आपने क्या करना है, जो है जनवरी की 5 को तो आपने इशू कर दिया, सही है। और जनवरी की 8 को आपने क्या करना है, 200 रिसीव हुए, तो 100 तो आपके पास पहले ही 8.0 वाला पड़ा था, और 200 ये जो रिसीव किया इसको यहाँ पे शो कर दें, सही है। और उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, जनवरी की 15 को आपने फिर रिसीव किए, तो अब आपके पास स्टॉक में क्या आ जाएगा, ये दोनों भी लिख लें, 100 वाली, 200 वाली, और उसके बाद ये लास्ट में जो आपने परचेज़ करके रखी है 9.25, तो अब आपके पास स्टॉक में ये चीज़ें आ गई। और अब जब जनवरी 25 में जाएंगे, आपने इशू करनी है कितनी, 220। तो सबसे पहले 220 आपने अगर इशू करनी तो 100 जो सबसे लो नीचे पहले लास्ट पे आपने परचेज़ की थी ये वाली, इसको इशू करें। तो 100 यूनिट्स एट 9.25 तो 925 के हैं। और जो अब मज़ीद आपने 220 इशू करने के लिए 100 तो कर दिए, और 120 मज़ीद इशू करने हैं, तो 120 इसमें से ले लें, ये 200 वाले से। तो आपने 120 इसको इशू किया, ये रेट जो है 8.5 8.85, तो ये इतनी अमाउंट थी। अब इस 200 में से आपके पास ये 80 बच गया, और ऊपर वाले इसको जिसको हमने छेड़ा ही नहीं 100 वाले, वो भी उसी तरीके से आपने शो कर दिया। अब जो है नेक्स्ट डेट आता है 31 को, आपने फिर 80 इशू करने हैं, तो आपके जो लास्ट में 80 पड़े हुए थे इनको इशू कर दें। ये रेट था 8.85 8.85, तो अब आपके पास क्लोजिंग में स्टॉक बच गया 100 का, जो कि 8.0 से है, तो ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। जैसे FIFO से किया आप उसको देख भी सकते हैं कि एवरेज में आपने टोटल रिसीट्स कितनी महीने में की, टोटल इश्यूज़ कितने किए, और एंड पे आपकी इन्वेंट्री कितनी है। इसके बाद इसी ही क्वेश्चन को हम जो है वेटेड एवरेज में कैसे करेंगे, ये भी सिंपल सा है। सिर्फ आप जो है इसका एक आध दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ देख लेने से समझ नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो कभी आप खाने कम बनाएंगे, कभी ज़्यादा बनाएंगे, कभी उसकी जो है कहीं गलती करेंगे, कभी कोई गलती करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी इस पर ग्रिप बन जाएगी। 2-3 दफ़ा इसको और इसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे उन पर प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि आपका इसका कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, सिंपल आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को लिख दिया। अब आपने क्या किया, 100 मज़ीद रिसीव किए, और इसका रेट है 8.50, और पहले वाले का रेट था 8.0। अब आपने क्या किया, 100 पहले थे, 100 अब हो गए, टोटल यूनिट्स कितने हो गए 200। अब इसकी अमाउंट कितनी है 850, और इसकी अमाउंट कितनी 800। इन दोनों को ऐड करें और इस 200 पे डिवाइड करें, तो आपके पास रेट आ जाएगा 8.25। ये गलत लिखा हुआ है, ये रेट गलत लिखा हुआ है, ये बनेगा टोटल 850 और 800 1650, और डिवाइड करेंगे 200 पे, तो ये तकरीबन बनेगा मेरे ख्याल में 8.25, ठीक है। और उसके बाद जनवरी 5 को आपने इशू किया
100 यूनिट्स देखें, ये जो गलती थी आप देखें 8.25 जो एवरेज रेट था 825 का इशू कर दिया, अब 100 आपके पास पड़े हैं वो भी उसी एवरेज रेट पे होंगे 8.25 और 8.25 लिख दिया। अब आपने मज़ीद रिसीव कर लिए 200, पहले आपके पास कितने पड़े 100, अब 200 और रिसीव कर लिया, अब टोटल यूनिट्स कितने बन गए 300। अब की अमाउंट कितनी है 1770, पहले वाले की कितनी थी 825, दोनों को ऐड करें और डिवाइड कर दें इस 300 पे टोटल यूनिट्स पे, तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 8.65 और जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो 2595 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो है जनवरी 15 को देखें मज़ीद आपने रिसीव किए 100 यूनिट्स, तो पहले आपके पास कितने यूनिट्स थे 300, अब कितने आ गए 100, टोटल कितने हो गए 400, इनको ऐड किया। पहले आपके पास कास्ट कितनी थी इन्वेंट्री की 2595, अब मज़ीद कितने आपने ले ली 925, दोनों को ऐड कर दें, डिवाइड किस पे कर दें ये 400 पे, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट कास्ट 8.80। अब आपने जनवरी की 25 को क्या करना है, जनवरी की 25 को आपने 220 इशू करने हैं, तो आप सिंपल इस 400 में से 220 माइनस कर दें, तो जो है ये रेट वही रहेगा 8.80 वाला। ये बड़ा फ़ायदा होता है एवरेज इन्वेंट्री में कि जो आपके एंड में रेट चल रहा होता है वही आपने इशू में लगाना होता है। तो आपने 400 में से 220 बेच दिए 8.80 से, तो उसकी अमाउंट बनती थी 1936। अब आपके जब 220 इशू हो गए तो 400 में से 220 माइनस किया तो आपके 180 क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच गए। अब जो है 31 को आपने फिर 80 इशू करने हैं, तो रेट वही रहेगा 8.80 वाला, तो आपने ये 704 का इशू कर दिया। अब आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री जो है 100 यूनिट्स 8.80 के साथ 880 की पड़ी। अब तीनों मेथड आप देख लें तो हर एक में जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री की कास्ट मुख्तलिफ बन रही है, सेम इस तरीके से आपकी इशू की कास्ट भी मुख्तलिफ होगी। तो ये मेथड मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ इसके रिज़ल्ट आते हैं, प्रॉफिट पे इसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ते हैं। और ये देख लें कि जी कंपैरिजन भी है यहाँ पे, ए कंपैरिजन बेस्ड ऑन अबव इलस्ट्रेशन ऑफ कास्ट of materials issued and cost of ending inventory obtained under the three methods is presented below। FIFO है, एवरेज है, लाइफो है। कास्ट ऑफ मटेरियल जो इशू किए थे FIFO में उसकी कीमत बनती थी 3420, एवरेज में बनती थी 3465 और लाइफो में बनती थी 3545। देखें तीनों डिफरेंट है। और एंडिंग इन्वेंट्री जो थी FIFO में 925 की थी, एवरेज में 880 की थी और लाइफो में 800 की थी। तो अब ये फर्दर जो देख लें, इट इज़ क्लियर दैट FIFO gives the lowest cost of material issued and highest cost of ending inventory, consequently the highest gross profit। क्यों कास्ट कम हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड LIFO gives the highest cost of issues and lowest cost of ending inventory, consequently the lowest gross profit, whereas the cost and whereas the cost and as a result of the gross profit calculated under the average cost method are in between FIFO and LIFO। The illustration demonstrates a period of rising prices and period of falling prices। Naturally the results would have been reversed। जब प्राइसेस बढ़ रही हों तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब प्राइसेस कम हो रही होंगे तो ये रिलेशनशिप FIFO LIFO एवरेज का जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद है ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये दिया है आपने, इसमें भी क्या करना है, ये देखें आपके पास जो है डेट वाइज रिसीट्स हैं, जिस तरह इश्यूज़ हैं, किस डेट को कौन सा इशू हुआ, तो आपने क्या करना है इन्वेंट्री की शीट्स में इन्वेंट्री मटेरियल कार्ड बनाने हैं, जैसे पिछला हमने किया था। FIFO मेथड से, LIFO मेथड से और एवरेज मेथड से। पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसी के बेस पे इसको लेके चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में LIFO FIFO और एवरेज जो है ये रिसीट्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो इन पे आपने कैरी ऑन करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि अक्टूबर के महीने में आपके पास जो है वो नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, डेट नहीं है, डेट का तो है, आप जब आपके करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आएगा आपको, लेकिन ये आप कर लें कि जब आपके पास स्टॉक होगा तो इसमें से इशू कर दें, जब स्टॉक कम है तो अगली रिसीट कर लें, उसके बाद उसको इशू करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये टोटल जो है परचेजेज हैं या रिसीट्स हैं एक ही बात होती है, सेल्स जो होती हैं या इश्यूज़ होती हैं एक ही बात होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है,
ये रिसीट्स हुई है और ये इश्यूज़ हैं। FIFO लाइफ और एवरेज मेथड से आपने इसके आंसर देने हैं। अच्छा जी, MCQs हैं, मैं इसको सिर्फ रीड करूँगा, आंसर आपने खुद ऑप्ट करना है। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, प्राइम कास्ट है। तो आप इस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं, ये पहले भी शायद किया था कि जो मोस्ट इम्पैक्टिंग फैक्टर होता है कास्ट पे, वो एक मेन चीज़ होती है जिस पे शायद हम आज कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो खैर सेकंड पे है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइसिंग इशू एंड आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो ये सारे देख लें कि हम किस मेथड से लास्ट इन फर्स्ट आउट पे तो जो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपने इसको जवाब देना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़। कौन सी जो है करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़ के साथ नहीं चल रही थी, तो कौन सी करंट इकोनॉमिक वैल्यू के साथ चल रही होती है, ये अब आपको लाइफ ऑफ FIFO आप ज़रा सोचेंगे इन अल्फाज पे आपको पता चल जाएगा। करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़ का मतलब है कि अभी की प्राइसेस किस कास्ट को हम चार्ज करेंगे इन्वेंट्री को, वो जो अभी हम रिसेंट परचेज़ करके सेल करेंगे। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और इसका जवाब देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ कास्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल। इन ये जो एग्जांपल दी है इसमें कौन सी डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट नहीं है और बाकी जो सारी इनडायरेक्ट हैं, वो जो डायरेक्ट नहीं है उसको आपने देखना है। इसके बाद है व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड दैट विल स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इज़ कौन सा है। जब कीमतें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा हो तो कौन सा मेथड बेहतर रहेगा या जो हमें बचाएगा प्राइसेस ऊपर जाने वाली और नीचे जाने वाली कैफियत से। तो इसका भी आंसर देखें आप। अच्छा, ये डाटा दिया गया है, डाटा फॉर MCQ 6 से 9 तक जितने भी MCQs आप तीनों करेंगे उसके लिए ये डाटा आपकी हेल्प आउट करेगा। गिवन ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास ये दी गई है, परचेज़ हुई है, ये इशू हुई है और मार्केट प्राइस ऑन 8 इतनी थी, तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपने डाटा जो है इस को यूज़ करते हुए इनके आंसर कैलकुलेट करने। एट वट अमाउंट मटेरियल इशूड ऑन इतनी विल बी चार्ज टू इफ FIFO मेथड इज़ यूज्ड। ठीक है जी, कितनी में होगी। एट वट अमाउंट, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन किया होगा तो ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चुटकी के बराबर होंगे। एट वट अमाउंट मटेरियल इशूड विल बी चार्ज इफ FIFO मेथड इज़ यूज्ड, LIFO मेथड इज़ यूज्ड। उसके बाद है जी एट वट अमाउंट मटेरियल इशूड विल बी चार्ज इफ़ सिंपल एवरेज प्राइस इज़ यूज। सिंपल एवरेज का मतलब है वेटेड एवरेज, ठीक है, उस पर अगर आप गए तो क्या होगा। इसके अलावा वट अमाउंट मटेरियल इशूड विल बी चार्ज इफ़ द वेटेड एवरेज प्राइस इज़ यूज। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक जो बात की सिंपल एवरेज जो है ये अलग से देख लें। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और इनके MCQs पे आप जो है ज़रूर ट्राई करें और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 हैं उन पे भी ट्राई करें। जब चारों आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी भी सारे कर लेंगे। थ्योरी को भी ध्यान से पढ़ें और ये पेपर में इसमें से कास्ट में तो ज़रूर कोई ना कोई मटेरियल के बारे में क्वेश्चन आता है, तो मटेरियल को थारोली करें, 3-4 MCQs ज़रूर आएंगे।